बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 42वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। आओ मावा यहाँ बैठो, मुस्तकीम भट्टी की आवाज़ ने मावा की रहनुमाई की थी। वो रस्मी से अंदाज में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसके कमरे में दाखिल होते ही एक महसूस कुन खामोशी फैल गई थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सबकी नज़रें उसके चेहरे पर टिकी हैं। इतने बहुत से लोगों में सिर्फ 3 चेहरों से वो वाकिफ़ थी, मुस्तकीम भट्टी का चेहरा, तनवा का मासूम पुरिश्तियाक चेहरा और शबीउल अब्बास का खशौनत भरा चेहरा। ये मावा है, हमारे बड़े भाई रजब अली की बेटी। रजब भाई साहब का इंतकाल बहुत जवान उम्री में हो गया था। तब मावा की वालदा को मावा के मामू अपने साथ दुबई ले गए थे। अब मावा कई साल बाद पाकिस्तान आई है। मुस्तकीम भट्टी ने बिना किसी को मुखातिब किए उसे मुतारिफ़ कराना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने मावा को मुखातिब किया। मावा बेटे, चूँकि आप यहाँ किसी से भी वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए मैं फ़र्दन सबका तारुफ़ करवा देता हूँ। ये मंसूर भट्टी हमारे सबसे छोटे भाई और आपके छोटे चाचा, ये उनकी ज़ौजा आलिया है। ये शबीउल अब्बास है, हमारे साहिबजादे, सब आपके बहन भाई हैं। मावा, इतने अरसे आपस में ना मिल पाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खून की कशिश ख़त्म हो जाती। मुझे उम्मीद है आपको सबके साथ घुलने मिलने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाना बेहद खामोशी के साथ शुरू हुआ था। अगर सबके दिलों में मावा के मुताल्लिक़ कोई उलझन थी भी तो उसे वक्ती तौर पर दबा दिया गया था। सिर्फ नंबल थी जो हरम के कान में घुसे जा रही थी। हमारे कोई रजब अली नाम के ताया भी थे। हरम आपा, आपने कभी मुझे बताया भी नहीं। लो, हमें तो खुद आज पता चल रहा है, तुम्हें कहाँ से बता देती। वैसे हरम आपा, मैंने बताया था ना, लड़की बहुत खूबसूरत है। अब क्या कहती है? तनवा ने दूसरी जानिब से सरगोशी की थी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मावा उन सब के तबसरों और नज़रों से बेपरवाह होकर इत्मीनान से सैर होकर खाना खा रही थी। जब सब लोग खाना खा चुके और मर्द हजरात उठकर जाने लगे तब मावा ने वाज़ेह तौर पर देखा शबीउल अब्बास उसे कड़ी नज़रों से घूर रहा था। मावा का डगमगाता एतमाद मुस्तकीम भट्टी के मोहब्बत तो शफ़क़त भरे लहजे में अच्छा खासा हौसला पकड़ चुका था। उसने अदाए बेनियाजी से उसे देखा और तीखेपन से मुँह मोड़ लिया। मुस्तकीम, ये लड़की, मंसूर भट्टी ने अजलत में स्टडी में दाखिल होते हुए कहा, रजब भाई साहब की बेटी है। मुस्तकीम भट्टी ने, जो रैक में कोई किताब तलाश कर रहे थे, फ़ौरन जवाब दिया था। हाँ, लेकिन तुम्हें अम्मा से पूछ लेना चाहिए था। मंसूर भट्टी की आवाज़ में किसी कदर तशवीश थी। मंसूर चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शबी भी उनके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ था। अव्वल तो इस लड़की के पास कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि ये आपके सौतेले भाई की बेटी है। दूसरे पीजान से पूछे बगैर आपको इसे हवेली में ठहराने का फ़ैसला नहीं करना चाहिए था अब्बा। जन्नत बेगम का लाडला होने की बिना पर वो ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ़ था जिनसे बाकी लोग नावाकिफ़ थे। मावा का चेहरा सबसे बड़ा सबूत है ये साबित करने के लिए कि वो रजब भाई साहब की बेटी है। बाकी रही अम्मा से पूछने की बात, तो तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो अम्मा बीमार हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जब हर तरह का छोटा बड़ा फ़ैसला करने का इख्तियार मेरे पास है तो मैं क्यों मावा को ना ठहराऊँ। मुस्तकीम भट्टी को शबी का अंदाज़ नागवार गुजरा था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे अब्बा, शबी ने तहम्मुल से कहा। दरअसल मैं इस लड़की को पहले से जानता हूँ और ये कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अजीब बदतमीज़ सी लड़की है और इसीलिए मुझे शक है कि ये कहीं आपको बेवकूफ़ ना बना रही हो। तुम इसे किस तरह जानते हो? मंसूर भट्टी ने उलझ कर पूछा। शबी ने लम्हा भर का तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी और मावा की पहली मुलाकात से आखिरी मुलाकात तक का हाल सुनाया। लेकिन न जाने क्यों किसी मसलहत के तहत वो जलाल का नाम गोल कर गया था। तुम्हें वो शायद इसलिए बुरी लगी कि किसी ने पहली बार तुम्हें यूँ मुंह तोड़ जवाब दिए होंगे। तुम्हें आदत भी तो नहीं किसी से खरी खरी सुनने की। मुस्तकीम भट्टी वो वाहिद इंसान थे जो बिना घबराए उसके मिजाज पर तनकीद कर लेते थे और सच्ची बात यह है कि यही बात शबी को भी चुभती भी थी। हस्बे तवक्को वो इस बार भी चिढ़ गया था। आपको मेरे अलावा कभी कोई गलत लगता ही नहीं। वो लड़की सच बोल रही है या झूठ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, उन माँ बेटी को अम्मा ने खुद हवेली से निकाला था। ऐसा ना हो उसको ठहरा कर हम अम्मा के गुस्से को दावत दे बैठे। और तुम जानते हो अम्मा का गुस्सा बहुत गज़बनाक होता है। मैं जानता हूँ मंसूर, अम्मा थोड़ा बहुत गुस्सा ज़रूर करेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है हम उम्र के इस हिस्से में पहुँच चुके हैं जहाँ अम्मा को हमारे फ़ैसलों को भी अहमियत देना चाहिए। मुस्तकीम भट्टी ने ठोस लहजे में कहा। सारी ज़िंदगी बहुत गलत फ़ैसले किए हैं अम्मा ने भी और उनकी तकलीद में हमने भी, लेकिन अब और नहीं। मैं अपने गलत फ़ैसलों को सुधारना चाहता हूँ मंसूर, और जितना अल्लाह मौका दे रहा है उतना तो मैं ज़रूर करूँगा। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पछतावों की नज़र हो गई। मैं नहीं चाहता कि कब्र तक भी ये पछतावे मेरे साथ रहें। मंसूर भट्टी ने बढ़कर बड़े भाई के कंधे पर हाथ रख दिया। सही कह रहे हो तुम, अम्मा के गलत फ़ैसलों का भुगतान तो सब ने ही भुगता है, लेकिन मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।
मावा का भी इस हवेली पर उतना ही हक है जितना हम सब का है। मैं उसका हक उसे वापस करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मंसूर, अल्लाह हमसे नाखुश है। अम्मा ने एक नहीं दो यतीमों का हक गज़ब किया था, और यतीमों का हक मारने वालों से अल्लाह खुश कैसे हो सकता है। मावा का हक उसे दे दे तो अल्लाह हमसे खुश होगा और ये बेसुकूनी भी ख़त्म हो जाएगी, मुझे यकीन है। मंसूर भट्टी मुस्तकिल तायद में सर हिला रहे थे। नमाज के बाद तस्बीह पूरी करना तन्वा के लिए दोभर हुआ जा रहा था। फितरी तजस्सुस था जो दिलो दिमाग में मुस्तकिल हचकोले ले रहा था। बस न चल रहा था अभी उड़कर छोटी अम्मा के पास जाए और मावा के मुतालिक दिल में उभरता हर सवाल उनसे पूछ ले। लेकिन नमल थी कि बिस्तर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और हरम की फजर की नमाज कुछ ज़्यादा ही तवील हो गई थी। एक तो तन्वा आज तक ये ना समझ सकी थी कि इतने लंबे लंबे सजदों में वो अल्लाह से मांगती क्या है। बहरहाल पिछली रात भी जब तक नींद पलकों की तहलीज से उतरकर आंखों के अंदर तक न घुस गई थी, वो लोग मावा को मौजूए बहस बनाए रहे थे और उन लोगों ने आपस में यही तय किया था कि सुबह उठते ही छोटी अम्मी के दर पर हाजिरी देंगे। अब उठ भी जाएं हरम आपा, आपको पता भी आजकल छोटी अम्मी नमाज पढ़कर सो जाती हैं, ज़रा सी भी देर की तो वो जल्दी दोबारा नहीं उठेंगी। चाहे नमाज से उठते हुए उसने ठनक कर कहा था। उठ जाती हूँ भाई, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? हरम ने दुआ मुकम्मल करके पूछा, साथ ही जानमाज का कोना मोड़कर उठ खड़ी हुई। बैठे बिठाए हमें इत्तला मिली कि हमारे कोई बड़े मामू भी थे और खैर से उनकी एक अदद बेटी भी है। तन्वा के लहजे में इश्तियाक भी था, तजस्सुस भी। आपको ये सब सुनकर हैरानी नहीं होती हरम आपा? मेरा तो दिल चाहता है कि जल्द से जल्द असल बात जान लूँ कि अगर कोई मामू थे तो भी अब तक उनका नाम सिगाए राज में क्यों रखा गया। आप माने या ना माने, इसके पीछे ज़रूर कोई लंबी कहानी है। भाई लंबी कहानी हो या छोटी, मैं किसी कहानी के लिए अपनी नींद बर्बाद नहीं कर सकती। नमल ने बेनियाजी से कहकर करवट बदल ली। कल रात तो सबसे ज़्यादा तुम ही बेचैन थी कि अम्मी से पूछते हैं, अब नींद ज़्यादा प्यारी हो गई। हरम ने कहा, रात गई बात गई, ये मैं नहीं कहती, सियाने कहते हैं। दूसरी बात यह कि इस लड़की के बारे में जानने का मुझे तजस्सुस है, लेकिन अपनी नींद से ज़्यादा प्यारा मुझे कुछ भी नहीं है। आप लोग कहानी सुनकर मुझे भी सुना दीजिएगा। अच्छा गुड नाइट। वो कहकर नींद की वादी में उतर गए। इसकी जब तक नींद पूरी नहीं हो जाती इसकी नाइट ही रहेगी। हरम और तन्वा कमरे से बाहर आ गई। छोटी अम्मी का कमरा कौन सा मीलों दूर था। हल्की सी दस्तक दी और इजाज़त पाते ही अंदर दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। तन्वा सबसे पहले उनके कम्बल में घुसी। उसकी परवरिश भी आलिया के हाथों हुई थी और उनके अपने बच्चों के बरक्स वो उनकी लाडली भी बहुत थी, बल्कि एक तरह से उन्हीं का परतू थी। वालेकुम अस्सलाम, तुम दोनों आज सुबह सुबह कैसे? उन्होंने कदर ताज्जुब से पूछा। मम्मा के अंदाज में गर्म शॉल लिए वो कुरान मजीद पढ़ रही थी। बस आपकी याद बहुत आ रही थी, तन्वा ने लाड से कहा। आलिया हंस दी। अब मुझे बनाओ नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बेटी को। तन्वा हंसने लगी। हरम ने कहा, अम्मी हम मावा के बारे में जानना चाह रहे थे। हैं, सब कुछ मुस्तकीम साहब बता तो चुके हैं, अब मुझसे क्या जानना चाह रही हो तुम लोग? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। यहीं के बैठे बिठाए हमारी नई नवेली और इतनी बड़ी कज़न कहाँ से आ गई, जबकि उसका तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। अब के तन्वा ने कहा था, मुझे पता था तजस्सुस के मारे तुम लोगों को नींद नहीं आई होगी। नमल कैसे पीछे रह गई? आलिया ने कुरान पाक गिलाफ में लपेटते हुए पूछा। उसे अपनी नींद ज़्यादा प्यारी है। हरम ने कहा। अच्छा आप छोड़िए नमल को, हमें मावा के बारे में बताइए, तन्वा ने बेचैनी से कहा था। वही तकरीबन सारी ही बात तो तुम्हें मुस्तकीम साहब बता चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा अब मुझसे तुम लोग क्या जानना चाहती हो? आलिया उलझ कर बोली। सब कुछ बता चुके हैं बड़े अब्बा, लेकिन हैरानी हमें इस बात पर है कि अगर ये लड़की वाकई हमारी कज़न है तो आज तक हमने इसका या इसके अब्बा का जिक्र क्यों नहीं सुना? तन्वा ने कहा। भाई मामला कुछ यूँ है कि हमारे ससुर और तुम्हारे नाना जान ने 2 शादियाँ की थी। उनकी पहली बीवी से 2 बच्चे थे, एक ये रजब भाई और दूसरी उनकी बेटी जो बचपन में ही फौत हो गई थी। मुझे ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, जितना तुम्हारे मामू ने बताया वही जानती हूँ कि रजब भाई साहब इसी हवेली में पले बढ़े थे। फिर वो हवेली से चले गए, कहाँ गए, किसके पास रहे, कोई नहीं जानता। इसके बाद जब मैं ब्याह कर इस हवेली में आई तो रजब भाई साहब और उनकी बीवी समीना इसी हवेली में थे और रजब भाई साहब किसी बीमारी या हादसे की वजह से अपनी टांग गवा बैठे थे। अब अम्मा की सख्त मिजाजी से तो तुम सब वाकिफ़ ही हो, उन्हें अपने शौहर की पहली बीवी की औलाद से परखाश थे। इस परखाश के हाथों उन्होंने रजब भाई साहब और समीना भाभी पर अरसा हयात तंग कर रखा था। आलिया बोलते बोलते उस सुबह के दोराहे पर जा पहुंची। जब अपनी शादी की पहली सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकली तो ऐन सहन के दरमियान उनकी सास अपनी बड़ी बहू बल्कि सौतेली बहू की मार पीट रही थी।
समीना को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया जा रहा था ये तो आलिया को पता नहीं चल सका। वो सिर्फ इतना जान पाई कि उनकी सास बहुत ज़ोर आवर है। इख्तियारात का जो मनबा उन्हें हासिल है वो किसी और को नहीं मिल सकता। आलिया गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। पहले ही रोज़ सास का कुछ ऐसा रोब और खौफ उनके दिलो दिमाग पर छाया कि फिर सारी ज़िंदगी उनके सामने सर उठाने की हिम्मत न कर सकी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने सारी ज़िंदगी डरी सहमी से गुजारी थी। बच्चों की परवरिश भी उसी नहज पर की। ये अलग बात है कि तन्मा के अलावा उनके सहम का असर कोई भी कबूल न कर सका, क्योंकि वो उनकी औलाद नहीं थी, मगर जितना उनका असर तन्मा ने कबूल किया और कोई ना कर सका। क्या हुआ अम्मी, आप कहाँ खो गई? हरम ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो आलिया चौंक सी गई। फिर गहरी सांस भरकर बोली, ये तो मेरी आंखों देखी है बात है। अम्मा का मिजाज ऐसा है कि सुकून से तो उन्होंने खैर कभी भी किसी को नहीं रहने दिया, लेकिन समीना भाभी को तो उन्होंने बहुत ही तंग रखा। लोग जानवर पालते हैं तो उससे भी नरमी से पेश आ जाते हैं। अम्मा ने समीना भाभी को जानवर किसी नरमी भी नहीं दी थी। और जब रजब भाई साहब का इंतकाल हो गया फिर तो अम्मा ने समीना भाभी को बहुत ही तंग करना शुरू कर दिया था। उस वक्त मावा बहुत ही छोटी थी। समीना भाभी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मावा को लेकर अपने भाई के पास चली जाए। तुम लोगों के दादा का इंतकाल भी उस वक्त तक हो चुका था। समीना भाभी के जाने से रजब भाई साहब के नाम का बाप बिल्कुल ही बंद हो गया। एक तरह से अम्मा ने पाबंदी आयद कर रखी थी कि रजब भाई साहब की बीवी और बेटी का तज़किरा तक नहीं किया जाएगा। यही वजह थी कि तुम बच्चों में कोई भी मावा और उसकी अम्मा से वाकिफ़ नहीं है। बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुस्तकीम भाई साहब ने मावा को हवेली में ठहराने जैसा फ़ैसला कैसे कर लिया, जबकि अम्मा के फ़ैसलों से इनहराफ की हिम्मत तो कोई भी नहीं कर सकता। तीनों के माबैन गहरी खामोशी छा गई, जैसे तीनों के दिल अपनी अपनी जगह बोझल हो। इसका मतलब है कुछ अरसा पहले तक बीजान बहुत जालिम थी। चंद मिनट बाद तन्मा ने किसी कदर बेयकीनी और तासुफ के साथ कहा, थी नहीं, वो अब भी ऐसी ही हैं। आलिया ने दिल में सोचा मगर कुछ कहा नहीं। अब बच्चियों के सामने क्या कहती। नई जगह थी, अब रात को नींद भी मुश्किल से आई और सुबह आंख भी जल्द खुल गई। ये अलग बात है कि मुख्तसर सी नींद के बाद वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रही थी। शायद उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जहन से हवेली वालों के रवैयों के खदशात का बोझ हट गया था। नमाज से फारिग होकर उसने कुछ सोचा, फिर कमरे से बाहर निकल आई। कमरों के आगे बनी हुई राहदारी दूर तक सुनसान पड़ी थी और गहरी खामोशी का राज था। मुमकिन है इन बंद दरवाज़ों के पीछे कोई जाग रहा हो, मगर बाहर से तो ऐसा मालूम होता था जैसे यहाँ महज आसेब बसते हों। वो छोटे छोटे कदम उठाती और इर्द गिर्द का जायज़ा लेती बाहर आ गई। हवेली के वसी और अरीज़ लॉन में सुबह की अव्वलीन किरणें बड़ी खूबसूरती से बिखरी हुई थी। हल्की सी हवा के नरम झोंकों से दरख्तों के पत्ते लर्ज रहे थे और घास दम सी महसूस होती थी। उसने चप्पल वहीं बरामदे में उतार दी और घास की नरमी को अपने तलवों पर महसूस करने लगी। इर्द गिर्द कई तरह के पौधों की बहुतात थी। उसे ख्याल आया, इनिया और फिजान मामा वो यहाँ होते तो बहुत खुश होते। फिजान मामा से उसे जरी का ख्याल आया और जरी से तन्मा याद आ गई। ये लड़की रुको। मावा अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी जब उसे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम ठटक कर रुके, साथ ही उसने गर्दन मोड़कर देखा और बदमज़ा हो गई। सफ़ेद रंग की कुर्सी पर शबीउल अब्बास बैठा उसे खशमगी नज़रों से घूर रहा था। सामने टेबल पर अखबार फैला हुआ था। मावा ने गर्दन मोड़ी और फिर से चहलकदमी करने लगे। शबीउल अब्बास को उसका अंदाज़ और भी नागवार गुजरा। तुम्हें सुनाई नहीं देता? रुको अभी और इसी वक्त। उसका लहजा पहले से ज़्यादा बुलंद और बदतमीज़ था। मावा ने पलटकर कदरे ताज्जुब से उसे देखा। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? शबी ने अखबार मेज़ पर पटका और तनपन करता उसके सर पर पहुंच गया। तुम्हें वाकई सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है जिससे मैं रुकने के लिए कहूँगा? हालांकि हरकतें तो तुम्हारी ऐसी हैं जिनसे साबित होता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता। कल रात भी तुम्हारे अब्बा तुम्हें बता चुके हैं कि मेरा नाम मावा है, ये लड़की नहीं। मावा ने तहम्मुल से लेकिन मुंह तोड़ने वाले अंदाज में कहा था। अगली बार मुझे मुखातिब करना हो तो मेरे नाम से करना, वरना मुखातिब करने की गलती ही ना करना। शबीउल अब्बास से इस अंदाज में कब कोई बात कर सकता था, ख़ुसूसन एक लड़की तो हरगिज़ नहीं। उसका गुस्सा ऊद कर आया। मुझे भी तुम जैसी जाहिल और बदतमीज़ लड़की को मुखातिब करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम हवेली क्यों आई हो, अज़ाइम क्या है तुम्हारे? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं जाहिल भी हूँ और बदतमीज़ भी, लेकिन अभी तो तुमने सिर्फ ट्रेलर देखा है। अगली बार मुझसे इस अंदाज में बात करने की कोशिश की तो पूरी फिल्म दिखा दूँगी और तुम गश खाकर गिर पड़ोगे। उसका अंदाज़ और लहजा दोनों ही आग लगाने वाला था। शबी को बुरी तरह ताव आ गया। तुम, ये तो हुई ही एक बात। मावा ने अपनी बात जारी रखी। दूसरी बात यह कि मेरे अज़ाइम बहुत ख़तरनाक है, लेकिन सवाल यह है कि तफसील से मैं तुम्हें क्यों आगाह करूं? हो कौन तुम? मुस्कुराकर तंज करना और आग लगाना उसे खूब आता था। शबी का चेहरा इश्तियाल से सुर्ख पड़ गया।
गरूर को खाक में सिर्फ अल्लाह मिला सकता है। तुम क्या चीज़ हो जो इतना बड़ा दावा कर रहे हो? बाकी बात रही मुझे इस हवेली से बाहर फेंकवाने की, तो ऐसी हमाकत भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये हवेली सिर्फ तुम्हारे दादा की नहीं है, मेरे दादा की भी है। एक तरह से इस हवेली पर मेरा हक तुमसे तो ज़्यादा है। ऐसा ना हो मुझे बाहर फेंकवाने की बजाय तुम्हें खुद यहाँ से जाना पड़े। उम्मीद है मेरी बात तुम समझ गए होगे। मावा जाते जाते पलटी, और हाँ, अगली बार मुझे धमकी देने की गलती भी मत करना। मैं तुम्हारी हवेली की लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से सहम जाऊँ। बज़ाहिर ऐसी लगती नहीं हूँ, लेकिन गुस्से में आ जाऊँ तो अच्छों की तबीयत साफ़ करके रख देती हूँ। सो बी केयरफुल एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। ये बात भी मुस्कुराकर ही कही गई थी। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। शबीउल अब्बास पैर पटक कर पलट गया। मावा ने मुस्कुराकर कंधे झुका दिए और ज़ोर से बोली, एज़ यू विश। शबीउल अब्बास की रगों में तो जैसे आग दौड़ने लगी थी। ये महज इत्तेफाक ही था कि जब शबीउल अब्बास अंगारे चबाता अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसकी मिड भीड़ मुस्तकीम भट्टी से होगी। तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने उसका मुश्तहिल चेहरा देखकर पूछा। मैंने आपसे कहा था ना उस लड़की को हवेली में ना ठहराएं। इंतहाई बदतमीज़ लड़की, बात करने की तो रतीब भर भी सलीका नहीं है। उसने पत्थर तोड़े। मुस्तकीम भट्टी उलझे। मावा की बात कर रहे हो? फिर फ़ौरन जैसे समझ गए। जी हाँ, वहीं आपकी काबिल एहतराम मेहमान। शबीउल अब्बास ने सुलग कर कहा था। उस लड़की को बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तुम कल भी यही कह रहे थे, अब भी यही कह रहे हो। जब पता चल गया उसे बात करने की तमीज़ ही नहीं, तो बात करने की ज़रूरत ही क्या है? मुस्तकीम भट्टी ने उल्टा उसे लिताड़ा। अब क्या मैं अपने ही घर में पाबंद रहूँ कि किससे बात करना और किससे नहीं? वो जलकर बोला, भाई वो तुम्हारी मुलाजमा तो है नहीं कि तमीज़ से पेश आने की पाबंद रहे। तुमने ही कोई गलत बात की होगी, और मैं देख चुका हूँ वो बच्ची ज़रा भी बदतमीज़ मिजाज की नहीं है। बहुत ही तमीज़ और सलीके से बात करने की आती है। अलबत्ता तुम्हारे मिजाज से भी मैं वाकिफ़ हूँ, इसलिए मुझे यकीन है तुमने कोई गलत बात की होगी। शबीउल अब्बास का मूड ऑफ हो गया। सुनो शबी, वो बच्ची मेरी मेहमान है। अगर मुझे पता चला कि मेरे मेहमान के साथ किसी ने भी कोई बदतमीज़ी की है, ख्वाह वो तुम ही क्यों ना हो, तो याद रखना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। ज़िंदगी भर तुम्हारे किसी मामले में दखल न देने का ये मतलब नहीं है कि मैं इस मामले में भी चुप रहूँगा। मुस्तकीम भट्टी ने मजबूत लहजे में कहा और मुस्तहकम चाल चलते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। शबी के माथे पर इतने बल पड़ चुके थे कि शुमार करना मुश्किल था। उसने गुस्से से फर्श पर एक ठोकर रसीद की और तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़कियों के कमरे की तरफ जाते हुए वो ज़रा भी झिझक का शिकार नहीं थी, क्योंकि कल रात खाने के बाद और आज नाश्ते के वक्त उन लोगों ने आपस में काफ़ी बातें की थी। दरमियान में जो झिझक थी वो तकरीबन मिट ही चुकी थी। तभी मावा अकेले बैठी उकता गई तो उस तरफ आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मावा ने ज़रा झिझकते हुए अंदर झांका। सब अपनी अपनी जगह मसरूफ़ थे। उसने झिझक बलाए ताक रखकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। सबकी नज़रें खुद ब खुद दरवाजे की तरफ उठ गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने मुस्कुरा कर पूछा। आओ ना मावा, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आलिया चच्ची भी वही मौजूद थी। खुश दिली से बोली। लड़कियों ने भी उसका इस्तकबाल मुस्कुरा कर किया था। यहाँ तो लगता है किसी फैंसी ड्रेस शो की तैयारी की जा रही है। मावा ने अंदर आते हुए कपड़ों के उस ढेर को देखा जो अभी भी लड़कियों के दरमियान धरा था। फैंसी ड्रेस शो ही समझ लो, क्योंकि शादी के फंक्शंस भी तो किसी फैंसी ड्रेस शो से कम नहीं होते। नमल ने तहम्मुल से कहा। किसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं भाई? हरम आपा की। अगले महीने की 25 को मेहंदी है। ये जवाब भी नमल की जानिब से ही आया था। हरम के चेहरे पर अलबत्ता धीमी सी मुस्कुराहट लहराई थी। ओह कंग्रेचुलेशंस मावा, आप 25 तारीख तक यहीं होंगी ना? तन्मा ने पूछा। होप सो, मावा मुस्कुराकर बोली। अरे आप रुकिएगा ना, बहुत मज़ा आएगा शादी में, तन्मा बहुत पुरजोश होकर कह रही थी। अरे ये भी कोई कहने की बात है, उसकी बहन की शादी है, शिरकत क्यों नहीं करेगी? आलिया चची का अंदाज बेहद मुशफिक था। मावा को एकदम जन्नत बेगम का ख्याल आया था। उसने फ़ौरन झटक दिया और उनके कपड़े और शादी के दीगर तैयारियों के मुतल्लिक पूछने लगी। तकरीबन सभी लोग उसकी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छे साबित हुए थे। सभी ने उसे पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहा था और इस बात ने मावा की हौसला बढ़ा दिया था। बाकी बच्चा शबीउल अब्बास तो उसकी मावा को कोई ख़ास परवाह नहीं थी। उन सब के दरमियान बैठी बज़ाहिर उन सब से बातें करते हुए वो मुस्तकिल उन्हीं सब पहलुओं पर सोच रही थी। तभी उसने मुलाजमा की आवाज़ सुनी। हरम बीबी, आपको नमल और तन्मा बाजी को शबी साहब अपने कमरे में बुलवा रहे हैं। ए शबी को इस वक्त क्या काम पड़ गया? हरम ने कहा। फिर मुलाजमा से बोली, अच्छा तुम उससे कहो हम थोड़ी देर में आती हैं। चली जाओ हरम, पहले जाकर उसकी बात सुन लो वरना बहुत गुस्सा करेगा। आलिया ने उसकी मुमकिना रद्द अमल से आगाह किया। चले जाते हैं अम्मी, शबी ही तो है, हरम ने चिढ़कर कहा था। तुम लोगों को पता है ना उसके मिजाज का, ज़रा सा गुस्सा आ गया तो क़यामत उठा देगा। आलिया चच्ची ने नरमी से कहा था, लेकिन मावा ने साफ महसूस किया तीनों लड़कियों को उनकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई। तुम यहीं बैठो मावा, हम ज़रा शहज़ादा सलीम की बात सुनकर आते हैं।
बदतमीज़ी मत करो हरम, आलिया चची ने डपटा। लड़कियां मुँह बसूरती बाहर निकल गई। आंटी, क्या मैं हरम के दूल्हा की तस्वीर देख सकती हूँ? मावा ने आलिया से पूछा। हरम इतनी प्यारी, मैं देखना चाह रही हूँ उसका दूल्हा कैसा है। उसे कोई बात तो करना ही थी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी चच्ची हूँ, अच्छा होगा तुम मुझे आंटी कहने की बजाय चच्ची कहो। आलिया चच्ची ने वहीं बैठे करीबी दराज से एक तस्वीर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। मावा ने इस बात में सर हिलाते हुए बड़े इश्तियाक से तस्वीर पकड़ी थी, मगर तस्वीर पर नज़र पड़ते उसके इश्तियाक पर ठंडा पानी पड़ गया। बेहद मामूली शक्लो सूरत का 40-45 वर्ष का मर्द था। हरम के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। ये मावा ने मायूसी से तस्वीर आलिया चच्ची को पकड़ा दी थी। मुस्तकीम भाई साहब के दोस्त का भाई है। अम्मा ने रिश्ता तय किया है। आलिया चच्ची खुशी खुशी उसे तफसीलात से आगाह करने लगी, लेकिन मावा का जोश पर ठंडा पानी पड़ चुका था। उसे इन तफसीलात से रत्ती भर भी दिलचस्पी न रही थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड 42वीं। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।